कौन जिएगा और कौन मरेगा यह हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? यह बात सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कही। यह मामला जुड़ा हुआ है इच्छा मृत्यु से। एक बालक लगभग 13 वर्ष पहले एक बहुमंजिला इमारत से गिर जाता है और उसको ऐसी चोटें आती हैं कि उससे कभी ठीक ही नहीं हो पाता और वह 100% विकलांग हो जाता है। इनफैक्ट उसे ऑक्सीजन से लेकर के खाने के लिए भी नलियां लगाई गई हैं। वह खुद से खाना नहीं खा सकता, जा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। यानी कि आमतौर पर जो सोशल मीडिया की भाषा में कहा जा रहा है कि एक जिंदा लाश की तरह वो जिंदगी को जी रहा है। और इससे उसके घर वाले अंततः इतने अब टूट चुके हैं, क्योंकि उन्हें डॉक्टरों ने भी बता दिया कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो अंतिम रूप से वो कोर्ट के पास जाते हैं और मांग करते हैं कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार सुनिश्चित हो सके। तो आखिर क्या ऐसा सच में संभव है? कुल मिला के बात जुड़ी हुई है इच्छा मृत्यु से, और यह आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या और इच्छा मृत्यु में एक अंतर है। उसको हम जब समझेंगे इच्छा मृत्यु को क्या है तो चीजें क्लियर होंगी, और यह कितने प्रकार की होती हैं, हमारे देश का कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है और इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं, सारी बातों को जानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर प्रोग्राम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर को जानते हैं शुरुआत से कि हरीश राणा नाम के एक पर्सन थे और 13 वर्ष पहले एक बहुमंजिला इमारत से गिरे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब उनके शरीर में लगी हुई है। यानी कि उनके जीवित रहने के लिए जो उन्हें ऊर्जा चाहिए वो इस ट्यूब के माध्यम से मिल रही है। आप सोचिए, वो खुद से नहीं खा सकते। तो इस पूरे मामले को समझते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए आ चुका है 3 फरवरी। याद रखिएगा, ये डेट है 3 फरवरी को हिंदी मीडियम के लिए, 4 फरवरी को इंग्लिश मीडियम के लिए और 5 फरवरी को इंग्लिश मीडियम के लिए यह कोर्स आ रहा है। यानी कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अब ये कोर्स क्या है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी घर बैठे अपने ही कॉलेज, अपने ही शहर से करना चाहते हैं, अपनी जॉब के साथ करना चाहते हैं और सीरियस तैयारी करना चाहते हैं और प्रीलिम्स और मेंस की समग्र तैयारी करना चाहते हैं, तो ये लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए काम आने वाला है। क्योंकि जीएस का ही पोर्शन सबसे महत्वपूर्ण है और इस जीएस के पोर्शन में प्रीलिम्स भी आ गया, मेंस भी आ गया, दोनों की साथ में तैयारी होगी। यानी कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट सब आपके तैयार हो जाएंगे और देश के सर्वश्रेष्ठ टीचर जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको भरोसा और बढ़ेगा। और साथ में सिर्फ क्लासेस नहीं मिलेंगी। देखिए, 14 महीने में पूरा कोर्स आपका कवर हो जाएगा और 1.5 साल तक यानी कि 18 महीनों तक आप जितनी बार चाहें क्लास को उतनी बार देखें, क्योंकि दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में ये क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। जब आप लाइव ऑनलाइन नहीं भी देख पा रहे हैं तो ऑनलाइन रहेंगी। यानी कि जब आप लाइव क्लास नहीं ले पाए, लाइव क्लास में आपको चैट की सुविधा भी है। और साथ में देखिए, मैंने क्या कहा, क्लासेस नहीं है बल्कि आपको नोट्स भी मिलेंगे और स्टडी मटेरियल कोई पीडीएफ फॉर्म में नहीं बल्कि प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। कलर्ड बुकलेट्स मिलेंगी और सिर्फ बुक्स नहीं मिलेंगी, आपको बुक्स के साथ साथ क्या मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट कौन सा, प्रीलिम्स का भी मिलेगा और मेंस का भी मिलेगा। यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है ये कोर्स आपके लिए अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं। और इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस है सिर्फ 24,999 रुपए। अब 24,999 रुपए की इस फीस में आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे कोर्स हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों हिसाब से एक लिंक दी हुई है। आप क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं आपको और छूट मिले यानी कि कम कीमत पे, तो इस 24,999 से भी 10% कम कीमत पे आपको यह कोर्स मिलेगा जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे। KEVAL कैपिटल लेटर में आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। जब बाय नाउ के ऑप्शन में आप जाएंगे और जैसे ही आप कूपन अप्लाई करते हैं फीस कम हो जाएगी। आप खुद से देख सकते हैं। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे उस टॉपिक पर। आगे बढ़िए, सक्रिय बनाम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अब हमें समझना पड़ेगा कि इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की है, तो दोनों में अंतर क्या है। पहले इच्छा मृत्यु समझिए। इच्छा मृत्यु का मतलब क्या है? कोई ऐसे रोग से ग्रसित है जिसे साधा नहीं जा सकता, असाध्य है, गंभीर है और ठीक नहीं हो सकता, उससे में उसको बहुत तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में वह इच्छा मृत्यु के माध्यम से अपने यानी कि प्राकृतिक तरीके से जीवन खत्म होने के पहले ही अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। तो ऐसे में समय के पहले अपने जीवन को समाप्त कर लेना, वो भी बहुत ज्यादा तकलीफ की वजह से, बीमारी की वजह से, तो इच्छा मृत्यु है। अब ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव और पैसिव में भारत में कुल मिला के एक्टिव नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि एक्टिव इथ्यूनेशिया इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें किसी घातक इंजेक्शन या पदार्थ को दिया जाता है, आमतौर पर इंजेक्शन जैसे दिया गया। यानी कोई जीवित है, वो
यूथेनेशिया चाहता है, इच्छा मृत्यु चाहता है, उसको इंजेक्शन लगा दिया गया, इंजेक्शन लगा दिया गया तो अब उसका जीवन समाप्त हो गया। तो यह है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, भारत में तो यह अवैध रहेगा। भारत में हमेशा से यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु वैध नहीं थी, वह समय के साथ डेवलप हुई और अब ऐसा हो गया कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के माध्यम से ही होती है। लेकिन यह मामला, हरीश राणा का मामला काफी पुराना है। जब तक ये प्रोसेस डेवलप हुआ था पैसिव यूथेनेशिया का, या हम कह सकते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का, उसके पहले का मामला है। इसी वजह से यह मामला यहां तक पहुंचा है। देखिए मामला क्या है, तो ये जो है अवैध है और अगर ऐसा कोई करता है, सक्रिय इच्छा मृत्यु का प्रयास करता है, तो हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाना माना जाएगा। जो उसमें साथ में मदद करेंगे वो लोग भी। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है कि जो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की उसको जरूरत है, जो वेंटिलेटर हो गया या उपचार के लिए जो अन्य मशीनें हैं, उन मशीनों का यानी कि उपचार बंद कर दिया जाएगा। अब उपचार बंद कर दिया गया यानी कि कोई जहरीला पदार्थ नहीं दिया गया है, अलग से एफर्ट्स नहीं डाले गए हैं कि इंसान की जिंदगी को खत्म करने के लिए, बस उपचार बंद कर दिया गया। अब वो नेचुरल तरीके से धीरे धीरे, चूंकि अब सपोर्ट ही नहीं बचा है और ये सपोर्ट उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी था, तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और ये कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसमें बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करने के बाद। अदरवाइज इसके खतरे भी हैं। खतरे क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं। संवैधानिक और विधिक आधार समझिए। 2011 में पहली बार यह हुआ कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता हम देते हैं। और मामला क्या था? अरुणा शानबाग का। 40 वर्षों से एक ऐसे स्टेट में थी कि वो उसी तरह से थी कि सिर्फ जीवित थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, खाने के लिए खुद से खाना नहीं खा सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, शरीर उनका अस्थिर था। तो इस वजह से ये पैसिव जो यूथेनेशिया दी गई। फिर उसके बाद 2018 का मामला आता है कॉमन काज बनाम भारत संघ। यहां से लिविंग विल की बात आती है। लिविंग विल का मतलब यह है कि कोई उस परिस्थिति के पहले ही, यानी कि इतनी कंडीशन खराब हो चुकी है कि वह व्यक्ति अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा, बता ही नहीं पा रहा, उसके पहले ही उसने अपनी एक विल बना दी थी जिसमें उसने कर दिया था कि अगर ऐसी स्थिति मेरे साथ हुई तो मेरे साथ आपको ये करना होगा, ये मेरी इच्छा है, और उसी आधार पर फिर उसको पैसिव यूथेनेशिया मिल सकता है। साथ में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में मामला जाता है आर्टिकल 21 तक, जहां पर यह तय कर दिया गया कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में निहित है और गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी इसमें शामिल है। यानी कि जीवन और मृत्यु दोनों आर्टिकल 21 में आ गए और उसमें गरिमा की बात आ गई, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद से भोजन नहीं ले पा रहा है, खुद से कुछ कर नहीं पा रहा है, स्थिर है, जीवन में उसके कोई रस नहीं है, तो फिर गरिमा कहां बची? और इतनी तकलीफ हो सकता है, उस तकलीफ को नहीं झेल सकता है, वो बता भी पा नहीं रहा है, वो स्थिति आ चुकी है। क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट आया लिविंग विल का, ये जब बाद में आया, कोई लिविंग विल अपना किसी ने अगर तैयार ही नहीं किया है तो अब लिविंग विल क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट देख लीजिए। डिग्निटी ऑफ लाइफ इंक्लूड्स डिग्निटी इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, यानी कि जीवन के अधिकार के साथ साथ मृत्यु में भी एक गरिमा होनी चाहिए, यही बात कही गई और आर्टिकल 21 को फिर जोड़ दिया गया। अब देखिए अभी क्या हुआ है ना, हाल में इस मामले में जब सुनवाई हुई, माता पिता से मिले, बोर्ड का जो निर्णय आया, जो डॉक्टरों का बोर्ड था जिसने जांच की, उस व्यक्ति को देखा कि उसकी स्थिति क्या है और ये बताया कि सिर्फ एक शरीर का ढांचा ही बचा है, शरीर में और कुछ नहीं बचा है, बस सांसें चल रही हैं, जीवन चल रहा है लेकिन और जीवन में कुछ नहीं चल रहा है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि हम खुद नश्वर हैं, हर कोई नश्वर है और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन जीवित रहेगा कौन नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा हम पैसिव यूथेनेशिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम सोचेंगे कि इस प्रकार से जो भी इनको सपोर्ट, लाइव सपोर्ट दिया जा रहा है उसको हटा के इन्हें जो भी इनकी इच्छा है वो पूरी की जा सके। समझ रहे हैं जिस बात की? तो यहाँ पे बात देखिए समझने वाली बात है कि अभी कोर्ट ने डिसीजन अपना रिजर्व कर लिया है, जल्दी आ जाएगा, हो सकता है इस वीडियो के आने तक आ जाए। तो समझिए पहले 1996 में देखिए कि मरने का अधिकार अस्वीकार था। 2011 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सीमित अनुमति दी गई अरुणा शानबाग मामले में, और 2018 में कॉमन कॉज वाले में कि सम्मान के साथ मृत्यु की बात आर्टिकल 21 का हिस्सा मान लिया गया। फिर उसके बाद जो मैंने आपसे क्या कहा कि लिविंग विल की बात आई, और फिर इस लिविंग विल में 2023 में संशोधन किया गया। तो लिविंग विल का मतलब क्या है? एक अग्रिम चिकित्सा निर्देश, अग्रिम यानी कि शुरुआत में ही चिकित्सा निर्देश दे दिया गया है, जिसमें व्यक्ति खुद स्पष्ट करता है कि भविष्य में असाध्य स्थिति होने पर वह किस तरह का इलाज चाहता है।
और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ इसे सरल बनाया, क्योंकि थोड़ी सी जटिल था, इसमें डीएम का भी इन्वॉल्वमेंट था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो कम किया। अब देखिए, लिविंग विल के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं है, आसान कर दिया, और नोटरी और राजपत्रित अधिकारी का सत्यापन पर्याप्त है। फिर उसके बाद मेडिकल बोर्ड की बात कही गई कि 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष का अनुभव अगर किसी के पास है तो मेडिकल बोर्ड में शामिल हो सकता है, जो ये डिसाइड करता है कि अमुक व्यक्ति को अभी ये स्थिति बन चुकी है कि पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि कैरियर लिविंग विल के आधार पे हो गया, बोर्ड बनेगा, और बोर्ड भी 2 स्तर पर बनेगा, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे बनेगा, फिर चीजें आगे जाएंगी। फिर उसके बाद डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, लिविंग विल को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा, जहां पे डेटा सुरक्षित रहता है। फिर अब देखिए, चिकित्सा बोर्ड की बात जो मैंने कही 2 स्तर पे होगी, प्राथमिक और माध्यमिक। यदि अस्पताल का बोर्ड अनुमति देने से मना करता है तो परिवार जा सकता है उच्च न्यायालय, क्योंकि जो प्राथमिक बोर्ड होगा वो हॉस्पिटल के अंदर ही बनेगा, दूसरा हॉस्पिटल के बाहर से। फिर ये चीजें बनेंगी और एक नया बोर्ड गठित हो सकता है और मामला आगे जा सकता है। अभी यहां पे कोई इस प्रकार का बिल नहीं बना था, इसी वजह से मामला यहां तक गया है। अब देखिए, इसमें चुनौती क्या है। दुरुपयोग हो सकता है, आर्थिक लाभ या उत्तराधिकार के लिए क्या हो सकता है, परिवार के लोग ही किसी अपने बुजुर्ग पर दबाव डाल सकते हैं, जागरूकता की कमी है, अब लोग लिविंग विल के बारे में जानते ही नहीं है, स्पष्टता ही नहीं है। अब आप देखिए, पैसे यूथनेशिया देश में है, यानी कि कोई असाध बीमारी और एक ऐसा दर्द है जिसका कोई उपचार ही नहीं है, और उससे निपटने के लिए अंततः एक अंतिम विकल्प ये है, लेकिन इस विकल्प तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया की समझ नहीं है, तो वो जरूरी है। और देखिए, एक जीवन की गुण, पीड़ा से मुक्ति बनाम जीवन की पवित्रता, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसी भी धर्म में मृत्यु को इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्वीकार करना या यूथनेशिया की बात नहीं कही गई है। हालांकि कुछ प्रथाओं को लेकर बात कही जाती है, कुछ लोग कह देते हैं, जैसे जैन धर्म की प्रथा को लेकर के आवाज उठा देते हैं कि वो भी एक इसी प्रकार की स्थिति है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पीड़ा की बात है, यहां तकलीफ की बात, यहां बीमारी की बात, और उसे सहने की क्षमता की बात। तो इन सब बातों के आधार पर एक द्वंद्व तो है ही कि जीवन की एक तरफ गुणवत्ता है और दूसरी तरफ चूंकि उसमें पीड़ा से मुक्ति चाहिए, और दूसरी तरफ जीवन की पवित्रता है, तो वो द्वंद्व है। फिर कानूनी कमी, वर्तमान ढांचा क्या है, न्यायालय के निर्देशों पर आधारित है। आप देखें तो ये सब कौन, किसकी वजह से ये इच्छा मृत्यु आया, कानून तो लाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ला रही है, उसमें सुधार जो कर रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो ये प्रक्रिया पूरी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बनी है। अगर कोई कानून नहीं बना है, कानून बनता तो और उचित प्रक्रिया होती शायद, तो ये कमी दिखाई देती है। दुनिया के स्तर पर अगर हम देखें तो कई ऐसे देश हैं जो एक्टिव ही यूथनेशिया देते हैं, यानी कि अपनी वो इंजेक्शन या कुछ अन्य तरीके हैं, मशीनें, उनके माध्यम से भी कोई इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। तो उसमें देखिए, हालांकि इसमें भी ऐसा है कि जैसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पे क्या होगा, इस मामले में ही, हरीश राणा मामले में हम देखें तो यह है कि अगर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद किया जाएगा, तो हो सकता है शरीर अनबियरेबल पेन हो, दर्द हो, असहनीय हो, तो ये बात का ध्यान रखा जाता है कि वो दर्द ना हो, उस दर्द के लिए हो सकता है कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं, उस बात का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु वैध है। फिर स्विट्जरलैंड में देखिए, सहायता प्राप्त आत्महत्या, असिस्टेड सुसाइड की अनुमति है, बशर्ते निर्णय लेने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि ये भी यूथनेशिया की बात कह रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी असाध्य रोगियों के लिए दोनों प्रकार की। तो यहाँ पे आप देखें, इच्छा मृत्यु नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड हर जगह दिखाई देती है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जैसे देखें तो ऐसे हम स्विट्जरलैंड में देखें तो मशीन जैसे कि एक व्यवस्था है कि एक मशीन में लोग गए और उसके बाद उनका जीवन खत्म हो गया, तो ये सहायता इस प्रकार की होती है। चलिए हम मिलते हैं, अभी आगे के टॉपिक पे आने से पहले एक कंक्लूजन पे आते हैं कि जो इच्छा मृत्यु है उसमें मानवीय दृष्टिकोण भी देखना है, संवैधानिक अधिकारों के तहत स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके व्यवहारिक कार्यान्वयन में क्या दिक्कत है, जटिलता है। पहली बात कानून की, दूसरी बात प्रक्रिया की, तीसरी बात जो मामले पुराने हैं, ये मामले पुराने हैं, तो यहां पे भी वही कानून और प्रक्रिया की और जटिलता। और मैंने क्या कहा, एक तरफ जीवन में गुणवत्ता, पीड़ा से मुक्ति की बात है, दूसरी तरफ जीवन की पवित्रता का मुद्दा है, ये द्वंद्व है समाज के लोगों में। तो इन सब चीजों से निकलने के बाद अब आते हैं एक सवाल पे, कौन सा कथन कॉमन काज बनाम भारत संघ निर्णय के संदर्भ में सही है। ए है, सक्रिय इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया गया, बी, बिना किसी प्रक्रिया के जीवन रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी गई, और सी, गरिमापूर्ण जीवन मृत्यु को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया, और डी, इच्छा मृत्यु को भारतीय दंड संहिता से हटा दिया गया।
तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।